स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर संसाधन एवं विकास, जी हां, संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को, और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो यहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यदि आपने सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और अगला जो है चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, और अगला चैप्टर है दूसरा यहां पर यानी तीसरा अगला है क्या कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तथा जो अगला है जो कि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को, यहां पर चैप्टर कौन सा है, संसाधन एवं विकास। तो यदि आपने पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों पाठों के बहुविकल्पी प्रश्नों को, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, लघुत्तरीय प्रश्नों को और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैंने इन सभी पाठों से यानी इन सभी चैप्टरों से उन्हीं प्रश्नों को कराया है वीडियो के माध्यम से जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और इन तीनों ही पाठों के बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देख लें और अपनी कंप्लीट नोट्स बना लें, क्योंकि यदि आप भी लाना चाहते हो सामाजिक विज्ञान में 70 में से 65 प्लस या 70 में से 70 अंक, तो आपको नोट्स बनाना होगा। और आप इन सभी वीडियोस को देखें, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो, और जो सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराई है आप उसे भी देखें। और हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान तथा चित्रकला विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हो। आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए यहां पर पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। तो यहां पर उत्तर क्या होगा कि भूमि की ऊपरी परत को ढकने वाले सभी मुलायम पदार्थ क्या कहलाते हैं, मिट्टी कहलाते हैं। जो भूमि की ऊपरी परत है और उसको ढकने वाले जो सभी मुलायम पदार्थ होते हैं वह क्या कहलाते हैं, मिट्टी कहलाते हैं। डॉक्टर बेनेट के शब्दों में मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो मूल सेलों तथा वनस्पति के योग से बनती है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटे हुए कणों के एकत्र हो जाने के फलस्वरूप होता है। तो यहां पर भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण करना है तो भारत में प्रादेशिक वितरण के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। पहले प्रकार में कौन सी मिट्टी आती है, दोमट मिट्टी। पहले प्रकार में दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाता है बोर्ड परीक्षा में कि किस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, विकल्प में यदि दिया होगा दोमट मिट्टी, तो आपका उत्तर क्या होगा कि दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है। जलोढ़ मिट्टी किससे बनती है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अतः बहुत उपजाऊ होती है, अतः यह मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और इस मिट्टी में रबी तथा खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। और यह मिट्टी उत्तर प्रदेश, असम,
पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। जो दोमट मिट्टी होती है कहां कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, असम राज्य में, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। अगली प्रकार की मिट्टी है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी के बारे में आपको क्या लिखना है कि इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जैसा इसका नाम वैसा इसका रंग होता है, क्योंकि इसमें लौह तत्व का मिश्रण होता है। लाल मिट्टी में लौह तत्व का मिश्रण होता है। इस प्रकार की मिट्टी में विशेषतः ज्वार, बाजरा, तिलहन, मूंगफली, कपास आदि अधिक उत्पन्न होती हैं और यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो अगली प्रकार की मिट्टी कौन सी है? और यह जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, क्योंकि मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस वीडियो में सम्मिलित किया है। आप वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों को और अपनी नोट्स भी बनाते रहें। भारत में पाई जाने वाली तीसरे प्रकार की मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के बारे में क्या लिखना पड़ेगा कि ज्वालामुखी से निकलने वाली राख और लावा से बनी काली मिट्टी में उर्वरा शक्ति तथा नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ज्वालामुखी की राख से निकलने वाली और जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे बनती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी का निर्माण होता है और इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति तथा नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसमें प्रमुख रूप से कपास की कृषि की जाती है। मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था, सामाजिक विज्ञान के ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराई थी, जिसमें आपको बताया था कि एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आता रहेगा और आता भी है कि काली मिट्टी किस की फसल के लिए उपयुक्त मानी गई है या कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? काली मिट्टी सबसे ज्यादा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आप इसको जरूर रट लो, यह प्रश्न जरूर आएगा। इसमें प्रमुख रूप से कपास की कृषि की जाती है। काली मिट्टी में प्रमुख रूप से किस की कृषि की जाती है? कपास की खेती की जाती है। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य हैं। यानी काली मिट्टी कहां कहां पाई जाती है? गुजरात राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में और आंध्र प्रदेश राज्य में। अगले प्रकार की मिट्टी है यहां पर भारत में पाई जाने वाली अगली प्रकार की मिट्टी कौन सी है? लैटराइट मिट्टी। और यह मिट्टी चट्टानों के चूर्ण से बनती है। लैटराइट मिट्टी किसके द्वारा इसका निर्माण होता है? चट्टानों के चूर्ण से यह मिट्टी बनती है और इसका रंग, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? ईंट की तरह लाल होता है। जिस प्रकार से ईंट आपने देखा होगा लाल रंग का होता है, ईंटा कहते हैं यहां पर, और आपने देखा होगा वह लाल रंग का होता है। तो लैटराइट मिट्टी का रंग किसकी तरह होता है? ईंट की तरह लाल होता है। यह लाल शैलों के टूटने से बनती है। लाल मिट्टी जो होती है यानी लैटेराइट जो मिट्टी होती है लाल शैलों के टूटने से बनती है और इसमें प्रमुख रूप से कहवा, चाय तथा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से किसका उत्पादन किया जाता है? कहवा, चाय और रबड़ का उत्पादन किया जाता है। इसके क्षेत्र मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य हैं। यानी ये जो लैटराइट मिट्टी होती है कहां कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद अगले प्रकार की मिट्टी है भारत में पाई जाने वाली, जो अगला प्रकार है मिट्टी का वह कौन सा है? पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टियां पाई जाती हैं। हिमालय के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी
मिट्टियां पाई जाती हैं, पर्वतीय मिट्टियां पाई जाती हैं और ऊंचाई के अनुसार इनके रूप और गुण पृथक पृथक हो जाते हैं। ऊंचाई के अनुसार इनका जो है रूप और इनमें जो गुण होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। यह मिट्टी कंकड़ पत्थर से युक्त होती है और यह जो मिट्टी होती है कंकड़ पत्थर से युक्त होती है, यानी इसमें कंकड़ पत्थर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और मुलायम तथा कठोर चट्टानों के टूटने के फलस्वरूप बनती है। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मुलायम और जो कठोर चट्टानें होती हैं इनके टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें बालू, चीका तथा कंकड़ पाए जाते हैं। हिमालय की घाटियों और पठारी भागों में मिलने वाली इस मिट्टी में चाय, आलू व धान की खेती या कृषि होती है। इस मिट्टी को सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यानी इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? चाय का, आलू व धान की कृषि का उत्पादन किया जाता है या धान की फसल का उत्पादन किया जाता है और इस मिट्टी को सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। भारत में पाई जाने वाली अगले प्रकार की मिट्टी कौन सी है? मरुस्थलीय मिट्टी। और यह मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी भागों तथा दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है कहां पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी भागों में तथा दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। इसमें उपजाऊ शक्ति बहुत कम होती है। इस मिट्टी में फसल का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता है। इस मिट्टी में बालू की प्रधानता होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में अधिकांश रूप से बालू की प्रधानता होती है, यानी बालू पाया जाता है। अतः इसमें नमी धारण करने की क्षमता नहीं रह पाती, इसलिए इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता भी नहीं होती। इसमें ज्वार बाजरा की फसलें उगाई जाती हैं। तो भारत में कुल 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा हमें उपहार के रूप में मिले हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं आपकी सामाजिक विज्ञान के विषय में जिन्हें आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है। कुछ प्रश्नों को आपको रटना है, तो ये जो प्रश्न हैं इनको आपको रटना बिल्कुल नहीं है, बस आपको समझना है। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन कहलाते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें उपहार के रूप में मिले हैं और विभिन्न प्रकार की चट्टानें जो हैं, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मिट्टी, जल, खनिज, ये सभी कैसे संसाधन हैं? ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं और ये संसाधन विश्व के सभी भागों में किसी ना किसी रूप में पाए जाते हैं और ये संसाधन अचल होते हैं। ये संसाधन कैसे होते हैं? अचल होते हैं। इनकी मात्रा निश्चित होती है। ये सर्वत्र सुलभ होते हैं और ये संसाधन सर्वत्र सभी जगह सुलभ होते हैं, आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। तो वह संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं उपहार के रूप में क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब आपको बताऊंगा मैं कि मानवीय संसाधन क्या है। तो मानवीय संसाधन क्या है? किसी प्रदेश या स्थान में रहने वाली जनसंख्या मानवीय संसाधन कहलाती है। मानव एक ऐसा शक्तिशाली संसाधन है जो भौतिक व जैविक वस्तुओं को संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। यदि किसी देश की जनसंख्या कुशल, योग्य, परिश्रमी और स्वस्थ व कार्यशील है तो वहां श्रेष्ठ मानव संसाधन है। तो मानवीय संसाधन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, वो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? प्राकृतिक संसाधन क्या हैं और इनके संरक्षण की यानी इनका रखरखाव या इनको बचाने की आवश्यकता क्या है? तो आपको इसका आंसर क्या तैयार करना है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है इसका उत्तर, आपको रटना नहीं है बल्कि आपको समझना है।
तो प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? वह संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें उपहार के रूप में मिले हैं। विभिन्न प्रकार की चट्टानें, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मिट्टी, जल, खनिज पदार्थ जो हैं, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और इन संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता के लिए निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहां पर पहला क्या है कि पिछले दशकों में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति उपभोग में हुई वृद्धि के फलस्वरूप पृथ्वी पर उपलब्ध सीमित साधनों की मांग बढ़ रही है। और अगला क्या है बिंदु कि आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का उपभोग बढ़ गया है, जिससे मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक हो गया है। और अगला बिंदु है कि विकासशील देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति के लिए भारी व्यय करना पड़ रहा है। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी हो गया है। अगला बिंदु है घने बसे हुए देशों में भूमि दुर्लभ हो गई है। जो देश घने बसे हुए हैं यानी जहां जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर भूमि यानी पृथ्वी दुर्लभ हो गई है, धरती दुर्लभ हो गई है। कृषि के लिए उपयोगी भूमि पर भी मकान बनाए जा रहे हैं या उद्योगों की स्थापना की जा रही है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध भूमि का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। और अगला बिंदु है कि मृदा अपरदन, वर्षा के जल से होने वाले नालीदार कटाव, कारखानों से निकले कचरे तथा नगरों के ठोस कचरे आदि से भूमि अन्य उपयोगों के लिए बेकार होती जा रही है। अतः मृदा संसाधनों का संरक्षण परम आवश्यक हो गया है। और अगला बिंदु आपको तैयार करना है कि जल संसाधनों के संरक्षण की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जल ही मानव जीवन का आधार है। जल संसाधन का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि जल का संरक्षण नहीं किया गया तो मानव जीवन दुर्लभ हो जाएगा और इसका दुष्परिणाम भावी पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। अगला बिंदु है कि प्राकृतिक संसाधनों का लाभ भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वर्तमान में उनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। और अगला बिंदु है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए भी संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। यदि हम पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा। और अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, भू संसाधन का अर्थ लिखिए और एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी आंसर आपको मैं बताता चलूंगा, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि भू संसाधन का अर्थ क्या है? सामान्य रूप से भूपटल के ऊपरी भाग को भूमि कहा जाता है। विद्वानों ने भूमि को व्यापक अर्थ के रूप में ग्रहण किया है। भूमि से आशय जमीन की ऊपरी सतह से ना होकर उन सभी पदार्थों से होता है जो प्रकृति ने मानव के लिए निःशुल्क प्रदान किए हैं। कहने का तात्पर्य है कि भूमि से आशय जमीन की ऊपरी सतह से ना होकर के उन सभी पदार्थों से लगाया जाता है या उन सभी पदार्थों से होता है जो प्रकृति ने मानव के लिए निःशुल्क प्रदान किए हैं। और संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग, तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा मनुष्य को उपहार के रूप
में मिला है उसका हमारे लिए महत्व निम्नलिखित है। यानी भूमि का हमारे लिए महत्व क्या है? पहला है बिंदु, भूमि के सहयोग से मानव की दैनिक क्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। जरा सोचिए, यदि भूमि ना होती तो हमारी दैनिक जो क्रियाएं हैं कैसे संभव हो पाती। अगला है बिंदु, भूमि की मात्रा राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता का मापदंड होती है। भूमि की मात्रा ही राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता का मापदंड भी होती है और भूमि लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास में सहायक बनती है तथा बड़े उद्योगों का पोषण करती है। अगला बिंदु है, भूमि पर सड़कें, रेल पथ तथा जल मार्गों का विकास होता है जो राष्ट्र की जीवन रेखाएं कहलाती हैं। और अगला है बिंदु की भूमि मानव को रोटी, कपड़ा तथा मकान की सुविधाओं के साथ साथ आजीविका के साधन उपलब्ध कराती है। तो भूमि संसाधन हमारे लिए क्या उपलब्ध कराती है? हमारे लिए कपड़ा, रोटी तथा मकान की सुविधाओं के साथ साथ जो आजीविका के साधन हैं उनको भी उपलब्ध कराती है। और आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 2022 बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। प्रश्न क्या है यहां पर आप देख सकते हो, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन के रूप में मानव जीवन के लिए मृदा अर्थात मिट्टी का महत्व निम्नवत है। यानी मिट्टी कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया संसाधन है। और यहां पर मानव जीवन के लिए इसका क्या महत्व है? तो पहला बिंदु है, मृदा कृषि का आधार है। मृदा किसका आधार है? कृषि का आधार है। यदि मृदा ना हो तो कृषि कहां पर होगी? मृदा संसाधन के बिना कृषि कार्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि मृदा ना हो तो कृषि कार्य कहां पर होगा? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगला बिंदु है कि मृदा संसाधन हरी घास के चरागाहों को जन्म देकर पशुपालन तथा डेयरी उद्योग का विकास करती है। अगला बिंदु है, मिट्टी हमें भोजन, वस्त्र, आवास तथा पेयजल की सुविधाएं जुटाकर जन कल्याण में वृद्धि करती है। मिट्टी हमें क्या उपलब्ध कराती है? भोजन, वस्त्र, आवास तथा पेयजल की सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। और अगला बिंदु है कि मिट्टी में उपयोगी खनिज तथा शक्ति के साधन जन्म लेते हैं और ये सभी औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के आधार हैं। ये सभी साधन क्या हैं? औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के भी आधार हैं। अगला बिंदु है कि भूमि में संचित अधोभौमिक जल पीने तथा अन्य अनेक मानवीय कार्यों में सहयोग देता है। और अगला बिंदु है कि मृदा संसाधन वनों को उगाकर राष्ट्र को बहुमूल्य तथा उपयोगी संपदा प्रदान करते हैं। वन राष्ट्र के आर्थिक विकास का द्वार खोल देते हैं। यानी मृदा संसाधन में ही यानी मिट्टी में ही वनों को उगाया जाता है, जिससे राष्ट्र को बहुमूल्य तथा उपयोगी संपदा भी प्रदान हो जाती है और वन राष्ट्र के आर्थिक विकास का द्वार भी खोल देते हैं। अगला बिंदु है, मिट्टी कच्चे मालों का उत्पादन करके उद्योगों, वाणिज्य तथा व्यापार का पोषण भी करती है। और अगला बिंदु है, विश्व के अनेक क्षेत्रों में आज भी मिट्टी से बने बर्तन भोजन पकाने, खाने, जल तथा अनाज संग्रहण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। विश्व में अनेक क्षेत्रों में आज भी मिट्टी से ही बने बर्तनों में भोजन पकाया जाता है, भोजन खाया भी जाता है तथा जल को तथा अनाज को संग्रहित करके रखा जाता है। तो मिट्टी मानव जीवन के लिए किस प्रकार से लाभदायक है या किस प्रकार से मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है,
आज के इस प्रश्न में आपको अच्छे से पता चल गया होगा इस प्रश्न के उत्तर में। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना और संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर के विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी और लघुत्तरी प्रश्न, यानी इन चारों चैप्टरों के बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी तथा विस्तृत उत्तरी प्रश्न, सभी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप विजिट करके जा सकते हैं, देख सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दें, अपनी नोट्स भी बनाते रहें। इसके बाद मैं लेकर के आऊंगा सामाजिक विज्ञान का अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने कमेंट भी करते रहें, अपनी नोट्स भी बनाते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।